नमस्कार। साहित्य संवाद मंच के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है रश्मि सिंह। मैं शोधार्थी हूँ हिंदी साहित्य विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में। बातचीत शुरू करूं इसके पहले मैं इस कार्यक्रम के संयोजक और जिनकी ये पूरी परिकल्पना है और जो अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, भाई नितेश को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगामी के जो आयोजन होंगे उनके लिए उनको शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस मंच के माध्यम से मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला है, बातचीत करने का ये मौका मिला है और मेरी कोशिश होगी कि विषय को जिस तरीके से मैंने समझा है, महसूसा है और मेरी जो समझ बनी है वो बातें मैं आप सभी से साझा कर सकूं। और इसके पहले एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अभी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले की मैं रहने वाली हूँ और अभी मैं अपने घर पे हूँ और पिछले 5 दिनों से यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है। तो इस वजह से हो सकता है तकनीकी व्यवधान कुछ आए और कार्यक्रम में या बातचीत में कुछ अवरोध उत्पन्न ज़रूर होंगे। तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो भी समय मुझे मिला है जो बातचीत करने का, उसमें मैं अपनी बातें कह पाऊँ और अगर बीच में कुछ ऐसा व्यवधान आता है तो पूरी कोशिश होगी कि मैं बातचीत फिर से जारी रख सकूँ। और अगर जिस पे मुझे बातचीत करनी है, गुलजार के शब्दों में कहूँ तो गुलजार की 2 बेहतरीन फ़िल्में हैं उनके निर्देशन में बनी हुई, एक मौसम और दूसरी है इजाज़त। तो अगर इनको लेके मैं इजाज़त देता है तो मैं अब पाऊँगी और आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए और बातचीत मैं शुरू करती हूँ और आप सब जुड़ रहे हैं। तो नितेश जी, क्या मैं बातचीत शुरू करूँ? अगर आप एक संकेत मुझे दे दें, हालाँकि आप लोग जुड़ गए हैं लेकिन एक संकेत अगर आप मुझे देते हैं तो मैं अपनी बातचीत शुरू करती हूँ। अ, देखिए, एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं और अगर पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो एक अलग तरीके का ये माहौल है, एक निराशा है। पिछले साढ़े 3 महीनों से हम अपने एक घरों में हैं, कैद हैं एक तरीके से, क्योंकि बाहर का जो माहौल है वो अलग है। और ऐसे छोटे-छोटे आयोजन है ना, वो चाहे वेबिनार हो या फिर इस तरीके की बातचीत हो, इनके माध्यम से हमारी जो जीवंतता है वो थोड़ी बनी रहती है और एक कहते हैं ना कि आपके अंदर का जो उत्साह है या जो आशा है वो ख़त्म नहीं होने पाती है और लगता है कि नहीं, आगे चीज़ें और अच्छी होंगी और हम अपनी बातचीत आगे कर पाएँगे और लोगों से मिल भी पाएँगे। तो आज जिस विषय पे मुझे बातचीत करनी है, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मुझे बातचीत करनी है जिनको किसी एक नाम से संबोधित करना, किसी एक विशेषण में बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और शायद आप सभी के लिए मुश्किल होगा। मुझे आज बात करनी है गुलजार पे, गुलजार की फिल्मों पे। और गुलजार अपने आप में एक ऐसा नाम है जो शायर हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, संवाद लेखक हैं, निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं और इतने रंग हैं। और अगर और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आसमान में जो एक इंद्रधनुषी तस्वीर बनती है ना, तो ठीक वैसी वैसा ही व्यक्तित्व है गुलजार का। जब भी हम गुलजार को देखते हैं तो लगता है कि छोटे-छोटे बहुत से रंग हैं और हर रंग की अपनी चमक है और हर रंग हमको भाते हैं। बातचीत जो करनी है वो है कि गुलजार ने अपने निर्देशन में जो फ़िल्में बनाई हैं, उन फ़िल्मों में स्त्री को कैसे गढ़ा है उन्होंने और स्त्री के चरित्र को, स्त्री की कौन-सी परिभाषा गढ़ी है, किस तरीके की स्त्री को उन्होंने पोर्ट्रे किया है। इसमें मैं बातचीत करूँगी, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि गुलजार की जो यात्रा है, वो संपूरन सिंह कालरा से गुलजार बनने की जो यात्रा है, ये जो 5 दशक की यात्रा है, उसको समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। विभाजन के बाद पंजाब के दीना नामक गांव के ये रहने वाले थे, वहाँ से वो भारत आते हैं और मुंबई आके यहाँ के एक गैराज में मैकेनिक के तौर पे अपना काम शुरू करते हैं। और कहते हैं ना कि आप काम कुछ भी करते हैं लेकिन आप के जो सपने होते हैं, आपकी जो अपनी इच्छा होती है, वो किसी भी माहौल में जन्मती है और कुछ कर गुजरने की चाह होती है ना, तो स्थितियाँ अपने आप बनती जाती हैं।
तो पढ़ने को मिला कि गुलजार उस समय से ही लिखते रहे, और अपने समकालीन या और भी लोगों को उन्होंने पढ़ा। लेकिन जो उन्हें एक नाम मिला जिससे हम उनको जानते हैं, वो विमल रॉय की फिल्म है, 1963 की फिल्म है। फिल्म का नाम है। यहाँ पे इस फिल्म की चर्चा किए बिना मैं शायद आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इस फिल्म के इस एक कालजयी, जिसको मैं नाम दे रही हूँ कालजयी, क्योंकि अपने आप में एक ये अद्भुत गीत है। प्रयोग के स्तर पे, विम्ब के स्तर पे जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने उसमें ली है ना, ये गीत अपने आप में अद्भुत है। और वो गीत है जो कल्याणी के मुख से उन्होंने कहलवाया है। गीत के बोल है, मेरा मोरा गोरा अंग लई ले, मोहि श्याम रंग दई दे। देखिए, समानांतर सिनेमा के अंतर्गत ये गुलजार आते हैं, और जिस तरीके का कहते हैं ना कि परंपरा से जो चली आ रही चीज़ें हैं उनको तोड़ते हैं, और ये तोड़ने की ही बात है। वरना कोई नायिका ये बात कैसे कह सकती है, मोरा गोरा अंग लई ले, मुँह श्याम रंग दई दे। अगर आप इसको व्यवहारिकता के धरातल पर देखिए तो चीज़ें बहुत अविश्वसनीय लगती हैं कि किस तरीके से हम ये जो अदला बदली है ना, ये रिश्तों की जो अदला बदली है, कुछ पाने की जो चाह है, उसमें हम जो ये समर्पण की भावना है ना, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब अगर इस गीत की बात करें तो 1963 का ये गीत है, और उस समय में हम जानते हैं कि आज की जो स्थितियां हैं, जिस तरीके की मुक्ति है, जिस तरीके के बात करने के अवसर हैं, हम सब जुड़ सकते हैं, वो स्थिति उस समय नहीं थी। 63 के समय में जो कहते हैं कि बंद चौखट के अंदर जो एक स्त्री का गीत नहीं है, ये उन तमाम स्त्रियों का गीत है जिनके मन में कुछ ना कुछ पल रहा है, और वो कहती हैं कि कुछ खो दिया है पाई के, कुछ पा लिया गंवाई के, कहाँ ले चला है मनवा मुहे बावरी बनाई के। अब यहाँ पे अगर एक शब्द की मैं बात करूँ, जो बावरा शब्द है, कहते हैं कि ये जो घोषणा है बावरा होने की, इसको कहने के लिए ना बहुत आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है कि किस चुनौती के साथ आप उस समाज के सामने अपनी बात कह रही हैं, जिस समाज के लिए आप सिर्फ एक कहते हैं ना कि गिनती में आपको हम गिन रहे हैं कि आप हैं। एक मनुष्य के रूप में हम आपको कितना देख पा रहे हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि विभाजन एक अलग तरीके का है, और वो विभाजन कुछ ऐसा है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं भी कुछ हूँ। इसके बीच का जो ये बीच की जो पार्टी है ना, शायद भरने की ये शुरुआत जो कोशिश है, ये गुलजार कहते हैं, और वो इस तरीके की जो बात कल्याणी के मुख से कहलवाते हैं। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये कहते हुए कहीं भी कल्याणी के मन में झिझक नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, और ये भी डर नहीं है कि मेरी जो पवित्रता है, मेरी जो नैतिकता है, वो सवालों के घेरे में आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुलजार को जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि किसी बोझ के साथ आप गुलजार को पढ़ते हैं। गुलजार को पढ़ना जैसे लगता है कि ये एक पोएटिक यात्रा है, और आप उस नदी की धार के साथ बहते जाते हैं, और सब कुछ बहुत ही सहज लगता है। तो बंदिनी से जो ये शुरू हुई गुलजार की यात्रा है 1963 से, उसके बाद गुलजार ने अनेकों कालजयी गीत लिखे। और निर्देशक की बात करूं तो 1975 में उनकी जो एक बेहतरीन फिल्म है, वो जिसकी चर्चा हमारे साहित्य जगत में होती रही है, वो फिल्म है आधी। जो बड़े साहित्यकार हैं, बड़े रचनाकार हैं, कमलेश्वर, उनके उपन्यास काली आधी पे आधारित ये फिल्म है। और एक विवाद इसके साथ यह भी जुड़ा है कि मैं पढ़ भी रही थी और सुना भी है कि ये जो फिल्म है एक तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जीवन से प्रभावित है, और शायद आपातकाल के दौरान इस पे बैन भी लगा था इस फिल्म पे। अगर इन चीज़ों को दरकिनार भी करते हैं तो गुलजार ने इस आधी जो फिल्म बनाई है, ये कमलेश्वर के काली आधी उपन्यास के से चीज़ें जुड़ी तो जरूर हैं, लेकिन इसमें गुलजार का अपना भी सृजन है। और कहते हैं ना कि एक जो क्रिएटर होता है वो चीज़ें जब रचता है, इमेजिनेशन होती है, और वो सब कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करता है ना कि वो उसकी जो अपनी महक है, उसकी जो अपनी सुगंध है ना, वो उसमें दिखने लगती है। आदि फिल्म की अगर मैं बात करूं तो बंगाल की जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनकी ये एक बड़ी बेहतरीन फिल्म है आदि, और जिसमें उन्होंने भूमिका निभाई है। सुचित्रा सेन की ये फिल्म है, और इनके साथ संजीव कुमार हैं, जो जेके के रूप में, उनके पति के रूप में इस फिल्म से जुड़े हैं।
और ये फ़िल्म जब भी मैं देखती हूँ या इस फ़िल्म के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत से अंतर्द्वंद, बहुत सी बातों, समाज, परिवार और आपकी अपनी जो महत्वाकांक्षा है, इसके बीच एक स्त्री कैसे जूझती है, क्या चुनती है, इन सब को गुलजार ने बहुत बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। और यहाँ पे मैं रुकूंगी, एक कविता है गुलजार की, जो मुझे लगता है कि जुड़ती है इन सब चीज़ों से। गुलजार ने अपनी कविता में, अपने गीतों में बार बार उस जकड़न को, उस खामोशी को, उस मुक्ति को उन्होंने उकेरा है। जब वो कहते हैं कि कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी है। एक स्त्री के को जब भी हम देखते हैं ना, तो लगता है कि परत दर परत इतनी सारी चीज़ें लिपटी हुई हैं, जिनको अगर हम पढ़ते जाए ना, अगर एक एक पन्ना भी अगर हम पलटते हैं ना, तो आखिर तक बहुत कुछ बचा रह जाता है। जिस कविता में वो कहते हैं कि कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। और बीच में पंक्तियां हैं जहाँ पे स्त्री चुनौती देती है और चुनौती के साथ सवाल करती है उस समाज से जहाँ शायद सवाल करने की आज़ादी उस वक्त नहीं थी। अभी है आज़ादी कि हम सवाल कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज के 20-25 साल, 30 साल पहले इस तरीके के सवाल करने की आज़ादी नहीं थी, जहाँ पे वो समाज को झकझोरती। और एक तरह से कहते हैं ना कि ये सिर्फ व्यंग ही नहीं है, ये आदर्शवादी समाज जो आदर्शवाद का एक आडंबर ओढ़े फिरता है और बार बार ये घोषित करता है, नैतिकता की बात घोषित करता है, उसको तमाचा लगाती है और जो ये बात कहती है कि मैं पूछूं जरा, आंखों में शराब दिखे सबको, आकाश नहीं देखा कोई, सावन भादो तो दिखे मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई। ये जो दो लाइनें हैं ना, ये स्त्री के रूप में ही नहीं, एक इंसान के रूप में मुझे लगता है कि ये उस दर्द की बात है। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो कहती है एक दूसरे व्यक्ति से कि तुम मुझे औरत और मर्द के जामे से हटकर तुम मुझे एक इंसान के रूप में देखो। क्योंकि तभी वो ये बात कहती है कि आंखों में शराब तो सबको दिखती है, लेकिन मेरा दर्द क्यों नहीं दिखता है। और ये गुलजार की कविता और भी सजीव हो उठती है, और भी जीवंत हो उठती है। जो बहुत से अवार्ड शो में अभिनेत्रियों ने इसे पढ़ी, इस कविता को पढ़ा है, और विशेषकर रेखा के मुख से ये कविता अपने बहुत सुंदर लगती है जब रेखा ने ये कविता पढ़ी है, और जिसमें वो एक सवाल करती हैं। और सवाल ये उस दौर का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक ये प्रक्रिया चलेगी ना, जब तक हम लोग हैं, जब तक ये चीज़ें रहेंगी, जब तक इस तरीके का द्वंद जारी रहेगा, तब तक ये सवाल बार बार उठते जाएंगे कि एक मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में आप हमको क्यों नहीं देखते हैं। अब इस दृष्टि यहाँ से होते हुए अगर मैं आधी की बात करूं, तो कमलेश्वर का जो उपन्यास है काली आधी, उसकी जो पात्र है मालती, और इस फिल्म में जो मुख्य पात्र है, केंद्रीय जो चरित्र है आरती, दोनों में बहुत अलग है दोनों एक दूसरे से। और शायद मुझे लगता है कि सृजनात्मक जो एक होता है ना, कि लिबर्टी जो हम लेते हैं, सृजनात्मक स्वतंत्रता, ये यहीं पे गुलजार ने ली है। और दोनों इस चरित्र को उन्होंने अपने अनुसार थोड़ा गढ़ा है। और कहते हैं कि एक जो रचनाकार होता है वो समय का सच तो जरूर लिखता है ना, वो ये लिखता है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसके साथ साथ वो एक रास्ता भी दिखाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और शायद जब इस फिल्म को मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि गुलजार ने इस फिल्म में आरती के चरित्र को गढ़कर, मालती से अलग होके, कमलेश्वर के काली आधी की जो मालती है उससे अलग होके जो उन्होंने आरती का चरित्र गढ़ा है, वो उनका अपना क्रिएशन है, अपनी खूबसूरती है, अपनी महक है। अब ये फिल्म जो विवादित रही, जिसको बार बार कहा जाता रहा कि ये इंदिरा गांधी जी के जीवन से प्रभावित है, इस फिल्म की भी जो पृष्ठभूमि है, आप देखेंगे कि एक महत्वाकांक्षी लड़की है, एक ऐसे परिवार में, राजनीतिक परिवार में उसका जन्म हुआ है, और उसके पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी इस परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन वो उस जिस उम्र में वो लड़की है, वो उस समय अपने मन की बात सुनती है। और यहाँ पे स्त्री के नज़रिए से मैं ये चीज़ अगर देखती हूँ, तो गुलजार को कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, या कहीं कोई ये शर्म भी नहीं है, या ये भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। ये समाज में जो 10 तरीके की बात होती है ना, मैंने तो बचपन से ये बातें सुनी है, आप सभी ने भी सुनी होंगी कि ये मत करो, ये मत सोचो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और मैं आज तक सोचती हूँ कि वो 4 लोग
कौन है जिनके पास इतना समय है कि वो चीज़ों को कहते हैं ना कि छिद्रान्वेषण करते हैं और अपनी चीज़ें थोपते हैं। शायद गुलजार निर्भीक हैं, और इस निर्भीकता के पीछे का जो कारण है वो ये है ना कि गुलजार ने एक वो जो तपन है चीज़ों को, ज़िंदगी के थपेड़ों को महसूस करने का, और गुलजार ने सब कुछ बहुत करीब से देखा है, और करीब से देखा है, जिया है, महसूस किया है, और उसको अपने गीतों में, अपनी कविता में, अपने शब्दों में, अपने निर्देशन में, फिल्मों में उन्होंने चरित्रों में गढ़ा है, रचा है। तो इस फिल्म की जो कैरेक्टर है आरती, वो पिता के उस कहते हैं ना कि वो जो पितृसत्तात्मक जो एक थाती की तरह मुझे मिलती है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, वहां पे उसको वो नकारती है, और नकारने के बाद वो अपने मन की सुनती है। और बार बार तो यही बात कही जाती है ना कि आप अपने मन को टटोलिए, जानिए और समझने की कोशिश करिए कि आपका मन क्या चाहता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम और विशेषकर लड़कियों में, स्त्रियों में, कि हम दब से जाते हैं। एक परिवार में ही जब आप देखेंगे, एक परिवार में एक स्त्री के भोजन करने का भी जो क्रम है ना, वो सबसे अंत में आता है। खाएंगे, सास ससुर खाएंगे, पति खाएगा, और उसके बाद बचा खुचा जो चीज है ना, वो उसके हिस्से में आता है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये अभी आज कहाँ है, लेकिन आज भी ये चीज है। आज भी बहुत सारी तस्वीर बदली है, लेकिन बहुत जगहों पे ये चीजें आज भी हैं। तो गुलजार ने उस परंपरा को तोड़ा है। वहां पे वो पिता की कही हर बात को मानने वाली युवती के रूप में सामने नहीं आती है। हो सकता है कि वो पिता की बात मान के और एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची के रूप में हमारे सामने आ सकती है, और गुलजार ऐसा लिख सकते हैं, गुलजार ऐसा गढ़ सकते हैं, लेकिन गुलजार ने वो नहीं गढ़ा है, क्योंकि एक रचनाकार आगे का बहुत कुछ देख लेता है और वो जानता है। और गुलजार तो वैसे भी मानवीय संवेदना को, मानवीय मन को बहुत बखूबी पढ़ते हैं, और उन कहते हैं ना कि उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, ना तो भाषा की, ना धर्म की, ना राजनीति की, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जो गुलजार को बांध सके। और बार बार वो कहते हैं, उनकी एक कविता है जब वो कहते हैं कि आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आंखों से हर रोज मैं सरहद पार चला जाता हूँ। तो ये उस रचनाकार की ये खूबसूरती होती है ना कि उसको बांधने वाला, उसको रोकने वाला कोई चीज बनी नहीं होती है। और गुलजार तो हर तरीके के अतिक्रमण को तोड़ते हैं, और शायद इसलिए आरती के रूप में एक ऐसे चरित्र को गढ़ते हैं, अपने मन की बात सुनती है उस समय जो उसके भीतर घट रहा होता है। क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी उन चीजों को नकार के दुनिया के सामने अच्छे बने रहने के लिए, समाज के सामने अच्छे बने रहने के लिए अपने साथ झूठ बोल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए आप झूठ बोलिए, लेकिन जब आप अपने आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो आईना भी झूठ नहीं बोलता है। और गालिब के शब्दों में जो है कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो इस तरीके की क्या कहते हैं, असमंजस में गुलजार नहीं पड़ते हैं। गुलजार पहले ही सब कुछ बहुत ही, गुलजार के यहाँ सब कुछ बहुत पारदर्शी है। और जिस तरीके से आरती अपने युवा लड़की है और उसके मन में जेके के लिए जो भूमि है, उससे कहीं हैं, लेकिन उस पुरुष को चुनती है क्योंकि उसके मन ने उस पुरुष को चुना है, और पिता के विरोध में जाके वो उनसे विवाह करती है। और कहते हैं कि एक दौर, हर उम्र की या हर एक दौर की अपनी एक खूबसूरती होती है जो आप जीते हैं। और कुछ समय रहता है जब वो उस वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से जीती है, उसको एक बच्ची होती है, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है मोह भंग। और गुलजार वह भी दिखाते हैं, क्योंकि सामान्यतः हमारे जीवन में भी ये चीज होती है कि कुछ निर्णय तो हम ले लेते हैं अपने मन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें हैं, हमें थोड़ी निराशा होती है, या अपने ही निर्णय पे हम बार बार सोचते हैं। और गुलजार की ये जो खूबसूरती है कि समय के साथ आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपकी भावना में जिस तरीके का परिवर्तन आता है, जिस तरीके के द्वंद में आप फंसते हैं, उन सबको वो उकेरते हैं। और यही चीज आरती के साथ होती है, जो उस वक्त उसको लगता है कि वो जो उसकी पारिवारिक जो एक जो संपत्ति है, या पारिवारिक जो एक परंपरा है जिसको वो आगे बढ़ा सकती है राजनीति की, उसको चुने, या फिर अपने परिवार को चुने, अपने प्रेम को चुने, अब उसका अपना निर्णय है।
और मुझे लगता है कि इस द्वंद में ना हम सभी जीते हैं। हो सकता है कि परिस्थितियां अलग हो, कहानियां अलग हो, लेकिन कभी कभी कुछ निर्णय हम अपने अनुसार लेते हैं, अपने मन के हिसाब से लेते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब हम ठिठकते हैं और हमें लगता है कि अब चीजें हमारे अनुरूप नहीं हो रही हैं, या हमारा मन हम ही से सवाल कर रहा है। उस समय की जो मनस्थिति है ना, वो बहुत खूबसूरती से गुलजार ने इस फिल्म कहते हैं कि अंत में जो आप निर्णय लेते हैं, और आरती भी वह निर्णय लेती है, और वह निर्णय ये होता है कि मुझे परिवार को छोड़ना है, और परिवार को छोड़ के मुझे अपनी जो महत्वाकांक्षा है राजनीति के साथ जो मुझे जुड़ना है, उसके साथ अपनी एक यात्रा शुरू करनी है। ये जो परिवर्तन है, हो सकता है कि हमें थोड़ा लगे कि आपने ये निर्णय लिया, आपका ये चुनाव था, फिर आप इस तरीके से कैसे भाग रही हैं। लेकिन सामान्य जीवन में अगर आप अपने मनोविज्ञान को देखें, अपने मन को पढ़ें, तो ये चीजें होती हैं। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग इन चीजों को कहते हैं, कुछ लोग छुपा जाते हैं। लेकिन गुलजार जो मन के, मानवीय मन के कुशल चितेरे हैं, और विशेषकर स्त्री के मन को उन्होंने, ऐसा लगता है ना कि बहुत गहराई से पढ़ा है, और बहुत गहराई से पढ़ा है और महसूस है। वो जो शिद्दत है ना, कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि एक पुरुष जो है, माफ करिएगा मैं यहाँ पे पुरुष शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो महसूसने की बात है वो कोई भी महसूस सकता है, लेकिन ऐसा बहुत मतलब बहुत नहीं होता है। हम बहुत कम ऐसी चीजों को देखते हैं। और गुलजार के जो गीत हैं, या गुलजार की जो कविताएं हैं, इन सबको जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि गुलजार ने कितनी सुंदरता से, किस तरीके से इन चीजों को महसूसा है, और वो अपनी बात कहते हैं। अब जीवन में आरती ने निर्णय ले लिया कि उसको राजनीति में आगे बढ़ना है और अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करनी है, और इसके लिए वो पति से अलग होती है। अगर इस चीज को देखें तो आज भी समाज में एक स्त्री के लिए ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार, अपने पति को छोड़ के अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे जाना है। तो ये निर्णय फिल्म में जिस तरीके से, जितनी आसानी से आरती ने ले लिया है, सामान्य जीवन में ये चीजें मुश्किल है। कहीं एक वर्ग है जहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं, लेकिन आज भी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं, उनके ऊपर इतने दबाव होते हैं ना। फिर से वही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आपके ही निर्णय पे सवाल उठेंगे। लेकिन गुलजार यहाँ पे यही एक नई तस्वीर करते हैं। और मैं फिर से वही बात करूंगी कि एक रचनाकार अपनी कलम से ना, अपने विजन से वो सब कुछ रचता है ना, जो शायद आगे हो सकता है, होगा, या होना चाहिए। तो गुलजार ने जिस तरीके से आरती को दिखाया है कि आरती किस आत्मविश्वास के साथ कल के भी निर्णय पे उसको पछतावा नहीं है, और अपने आज के भी निर्णय पे उसको पछतावा नहीं है, इन चीजों को भी वो स्वीकार करती है। क्योंकि एक लड़की के रूप में अगर मैं अपनी बात देखती हूँ, छोटी छोटी चीजें आती हैं जहाँ पे हम इतने असमंजस में होते हैं, और लगता है कि कैसे इस बात को हम बोलें लोगों के बीच या समाज के बीच। लेकिन आरती कहीं नहीं झिझकती है, और वो आरती किसका क्रिएशन है? वो गुलजार का क्रिएशन है। और गुलजार जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ अपनी गीतों, अपनी कविताओं में स्त्री को एक अलग औदात्य दिया है, अलग सवालों के साथ समाज के बीच में उसको एक मनुष्य के रूप में स्थापित किया है। अब अगर एक तीसरी बात मैं कहूँ तो जीवन में कहते हैं ना कि जब व्यक्ति आपके किसी भी मतलब आपकी ऊर्जा को देख के, आपके विश्वास को देख के, आपकी मेहनत को देख के वो आपसे जब नहीं लड़ सकता है या आपसे बातचीत नहीं कर सकता है, तो फिर वो दूसरा माध्यम ढूंढता है। और स्त्रियों के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में तो और आसान है, और वो बहुत आसान सी चीज़ है कि आप सीधे चारित्रिक हनन कर दीजिए। और इस फिल्म में जो ये बात ली गई है, या उपन्यास में जो इस प्रसंग को लिया है, ये बात इस समाज का ही हिस्सा है। क्योंकि आए दिन हम ये बात बड़ी आसानी से कहते हैं। जब भी हम एक बढ़ती हुई स्त्री को, एक लड़की को जब हम देखते हैं कि वो बेखौफ होकर घूम रही है, वो अपना काम कर रही है, अपना निर्णय खुद ले रही है, अपने लिए अपनी आवाज रख रही है सबके सामने, और जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हम तुरंत उसका चारित्रिक हनन करते हैं। और यही इस फिल्म में होता है।
जो विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वो बहुत जोर शोर के साथ वो लड़ते हैं और आरती को सवालों को घेरे में रखते हैं। और होता ये है कि आरती जब 10 वर्षों के एक अंतराल के बाद अपने पति को देखती है तो वो चीज़ें फिर स्मृतियां जो है फिर सामने आ जाती हैं। और हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों से हम ये कह के अलग हो जाते हैं कि अब ये चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं और उस वक्त आप जो है कमज़ोर पड़ते हैं, भावना के स्तर पे कमज़ोर पड़ते हैं, या स्मृतियाँ इतनी उनकी इंटेंसिटी इतनी गहरी होती है ना कि फिर आप समझ नहीं पाते क्या करें। और आरती के भी साथ यही होता है। आरती मिलती है और अपने पति से, और इसी बात का फ़ायदा उठा के जो विपक्षी दल के लोग हैं वो बातें फैलाते हैं कि ये एक अच्छी कैंडिडेट नहीं है, ये जनता के साथ कितना न्याय करेंगी। और वहाँ पे उदाहरण भी देते हैं कि ये जिनका खुद का कोई चरित्र नहीं है वो समाज में क्या क्या मिसाल रखेंगी। और ये चीज इसको भी हम जोड़ सकते हैं, ये 75 की बात है, लेकिन आज ये 2020 है, और 2020 में भी इस तरीके की चीजें होती हैं। हम सामान्यतः हम अपनी जिंदगी, और मुझे लगता है कि आप सब सहमत होंगे जरूर, क्योंकि आप सबने भी इस तरह की चीजें सुनी होंगी। और आरती और कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी की जो मालती है, इन दोनों के बीच का जो थोड़ा सा फर्क है, गुलजार यहीं पे वो सृजनात्मक स्वतंत्रता लेते हैं और कैसे रचते हैं कि उस उपन्यास में, काली आंधी उपन्यास में, मालती को ये दिखाया गया है कि मालती एक आदर्शवादी तरीके से वो चीज़ों को नहीं करती है, वो कड़वे शब्दों में ही, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि ही हर बात चीज ही जाए, उसको एक अलग। और यहाँ पे आरती जिस तरीके से अपनी बात कहती है उस चुनावी सभा में, जब वो कहती है कि मैंने अपने जीवन के जो 10 वर्ष है ना ये आपको दिए हैं, आप आपके बीच में रह के दिए हैं, और ये 10 वर्ष मुझे अपने परिवार को देने चाहिए थे, लेकिन आज उन 10 वर्षों के बदले अगर मैं अपने पति से मिल रही हूँ, मैं अपनी बच्ची से मिल रही हूँ, इसके बदले में अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। और वहां पे बहुत सुंदर बात कहती है, वो कहती है मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और इसी न्याय की जो बात है, इसी स्वर की जो बात है, इसी आज़ादी की जो बात है, इसी मुक्ति की जो बात है, वो गुलजार अपनी फिल्मों में, अपने गीतों में बार बार करते हैं। और आखिरी इस फिल्म का जो अंतिम दृश्य है कि आरती एक जगह कमजोर पड़ती है जब वो लौट के अपने पति के पास आती है और कहती है कि अब चीजें कैसे होंगी। वहां पे जो एक पुरुष को जैसे गढ़ा है ना गुलजार ने, वो भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें कहीं हारता हुआ नहीं देखना चाहता, ना तो घर में और ना ही बाहर। और वो कहते हैं कि जो तुमने शुरू किया है ना उसको तुम्हें खत्म करना है, और मैं नहीं चाहता कि तुम कमज़ोर बनो। और यहीं पे मैं रुकूंगी। और ये मुझे लगता है कि यहीं पे ये जो क्या कहते हैं, सामंजस्य की जो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, या जो सहअस्तित्व की बात होती है ना, गुलजार एक संकेत में ये बात कहते हैं। और 1997 में एक फिल्म का नाम है आस्था। उस फिल्म में गुलजार की एक कविता है जिसको जिसका जिसका गीत के रूप में रूपांतरण किया गया है, और श्री राधा बैनर्जी की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। वो कविता मैं पढ़ती हूँ और शायद मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाऊंगी, जहाँ वो लिखते हैं कि मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं इस जमी पर भटकती रही हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो जमी के लिए भटकती रही, जमी में घर के निशान ढूंढती रही बरसों। तुम्हारी जिस्म में अब रूह में भटकती हूँ मैं, लबों से चूम लो, आंखों से थाम लो मुझको, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। अब ये जो तुम्ही से जन्मों की ये जो बात है ना, यही शायद गुलजार को अन्य शायरों, अन्य गीतकारों से अलग करता है, क्योंकि गुलजार यहाँ पे विरोध की बात नहीं करते, गुलजार यहाँ पे सह अस्तित्व की बात करते हैं, स्थितियों की वो गीति करते हैं, स्पष्ट तरीके से कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि वतन मिला तो जमी के लिए भटकती रही। और फिर से मुझे याद आ रही है वर्जीनिया वुल्फ की किताब अपना एक कमरा, रूम ऑफ वन सोन, जिसका मुझे माइकल
हिंदी में अनुवाद किया है, जहाँ पे वो कहते हैं कि तमाम उम्र एक लड़की जो है अपने एक कमरे यानी अपनी एक निजता के लिए जो है लड़ती रहती है, लेकिन उसके हिस्से में कितना कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे गुलजार यही बात कहते हैं कि तुम ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। और शायद हर लड़की, हर स्त्री यही चाहती है कि साथ की बात चाहती है। आजकल जो एक झंडा चला है ना स्त्री विमर्श का, जो हम चाहते हैं कि किस तरीके से एक माहौल बनाए जहाँ पे भी आप स्त्री विमर्श या स्त्री मुक्ति की बात करते हैं तो एक अलग तरीके से लोग आपको लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर स्त्री लड़ाई की बात करती है। वो लड़ाई पुरुषों के लिए नहीं है, वो लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो उसे मनुष्य मानने से इनकार करती है। और शायद गुलजार इसी इसी की बात करते हैं। और इस पूरी कविता को मेरी बेहद पसंदीदा कविता है और मैं बार बार इसको पढ़ती हूँ जब वो कहते हैं कि बदन मिला तो जमी के लिए भटकती रही, जमी में घर के निशान ढूंढती रही बरसों। और आखिर में लेकिन इन सारी स्थितियों को कहने के बाद एक रचनाकार समाज को सच का आईना दिखाता है, लेकिन अंत में उसका सलूशन भी देता है। हो सकता है बहुत स्पष्ट ना हो, लेकिन एक इशारा भर करता है, जैसे गुलजार कहते हैं कि तुम ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी गुलजार का जो लेखन है, गुलजार की जो कविताएं हैं, वो एक स्त्री को एक कहते हैं ना कि व्यापक जो आयाम पे ना परिभाषित करती हैं। और इस फिल्म में जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी कुछ देर पहले, आधी में, इस फिल्म में भी यही चीज होती है कि वो आरती जो है, एक आप द्वंद में फंसते हैं। उसको लगता है कि एक अच्छा कैरियर है, पिछली स्मृतियां हैं, इनको भी पकड़े रहूं, इनको भी पकड़े रहूं, कुछ भी चीजें ना छूटे। और इस ऊहापोह में जो चीजें बनती है ना, ये आरती के साथ होता है। लेकिन जेके के रूप में, संजीव कुमार के रूप में जिस चरित्र को गुलजार ने गढ़ा है, जो ये कहता है कि जाओ ये रास्ता तुम्हारा है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं कभी तुम्हें हारे नहीं देखना चाहता, वो घर में भी नहीं, बाहर में भी नहीं, और जो तुमने शुरू किया है उसको अंत तुम्ही को करना होगा। और शायद मुझे लगता है ना कि ऐसी दृष्टि अगर हर एक की हो जाए ना, तो रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो उठेंगे। तो स्त्री के नजरिए से, स्त्री के सवालों के नजरिए से, परंपरा को तोड़ने के नजरिए से आधी एक बेहतरीन फिल्म है, जिसको गुलजार ने अपनी सोच से, अपने विजन से और अपनी पूरी कहते हैं कि तैयारी के साथ, एक खूबसूरती के साथ रचा है, जो कमलेश्वर के उपन्यास पे आधारित होते हुए भी थोड़ी अलग है और उसकी अपनी खूबसूरती है। अब गुलजार ने थोड़ा अगर मैं देखूं तो गुलजार ने लगभग 100 से अधिक फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, 22 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने निर्देशित की हैं। और उनको उनका कहानी संग्रह है धुआं, जिसके लिए 2013 में उनको साहित्य अकादमी मिला है, 2014 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला है। तो काफ़ी कहते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व है गुलजार का। और गीतों के बिना ना, शायद गीतों के बिना आप गुलजार को मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप उससे असहमत हो, लेकिन गीतों के बिना मैं गुलजार को समझना मेरे लिए मुश्किल है। और जिस अभी फिल्म की मैं बात कर रही थी आदि, उस फिल्म में बहुत सुंदर गीत है जो आज भी लोगों की जुबान पर है। और द्वंद का गीत है, एक मनस्थिति का गीत है कि बोल है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी तो नहीं। कि हमें पता है कि तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी रुकेगी नहीं, चल जाएगी, लेकिन तुम्हारे बिना ये जो जिंदगी है ना, ये सही मायने में जिंदगी नहीं होगी, ये जिंदगी जीने वाली जिंदगी नहीं होगी, ये जिंदगी काटने वाली जिंदगी हो जाएगी। और शायद इन दो लाइनों में ना गुलजार ने ये भी इशारा किया है कि कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम छोड़ना भी नहीं चाहते, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम पकड़ भी नहीं पाते, और इस द्वंद में हम जीते रहते हैं। और स्त्री के लिए तो भाई जीवन में भी देखें तो घटनाएं घटती हैं जिसका आप प्रतिकार नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, और कभी हिम्मत भी करते हैं तो कुछ चीजें आपको रोकती हैं। तो ये एक जीवन का जो पूरा फलसफा है ना, इसको व्याख्यायित करता ये गीत है। आदि फिल्म का ही गीत है जिसको गुलजार ने ही लिखा है। तो इस गीत के साथ जब इस फिल्म को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक मुकम्मल एक जो तस्वीर बनती है, और सिर्फ स्त्री की नहीं, एक पुरुष का भी जो संघर्ष है, या पुरुष किस तरीके से सपोर्ट करता है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें मिलकर इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं।
आप अगर दूसरी फ़िल्म जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि मैं आपसे करूँगी, स्त्री के नज़रिए से, जो मेरी अपनी समझ है, जितना मैं जान पाई हूँ, मेरी बेहद पसंदीदा फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के पसंद करने का भी एक कारण है कि फ़िल्म तो अच्छी है ही, इस फ़िल्म का गीत मुझे बहुत पसंद है, और वो फ़िल्म है इजाज़त। आप सबने देखी होगी, नाम भी सुना होगा, 1987 की फ़िल्म है। नसीरुद्दीन शाह, रेखा और अनुराधा एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, इनके अभिनय से सजी एक ये फ़िल्म है। इस फ़िल्म को भी जब आप देखेंगे ना, इसमें गुलजार ने सुधा और माया के रूप में 2 ऐसे चरित्र गढ़े हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में जो चीज़ें घटती है ना, जब आप उनको देखेंगे, बात शुरू करूँ उसके पहले, अगर इस फ़िल्म का गीत आपको आपके ज़हन में है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये गीत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ते में जो हम देते हैं, वो हमारा अपना इमोशन है, हमारी अपनी ऊर्जा है, हमारा अपना समय है, कितना कुछ देते हैं ना, उस उन चीज़ों की एक बड़ी सिलसिलेवार एक लिस्ट बना रखा है किसी ने। और उस लिस्ट को जब वो भेजती है और कहती है कि ये वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। अमूमन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। कुछ रिश्तों में हम आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, या हमारे सोचे के हिसाब से नहीं चलती है। एक प्लान तो हम अपने लिए चुनते हैं, और एक प्लान कहीं और भी बनाया जाता है, जो पता नहीं, कभी-कभी हमारा प्लान फ़ेल हो जाता है। तो इस फ़िल्म की जो कैरेक्टर है ना माया, पता नहीं क्यों जब मैं इसे देखती हूँ ना, तो कभी कहीं भी मुझे ये विलेन नहीं लगती। मुझे उस चरित्र के साथ ना एक मेरी सहानुभूति जुड़ती है, और मुझे लगता है कि आम ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आप इस फ़िल्म को जब आप माया के चरित्र को जब आप देखिए, कहीं से भी आपको नहीं लगता कि अच्छी खुशहाल परिवार के बीच में ये एक तीसरी औरत कहाँ से आ गई? नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि उस लड़की के पास, उस माया के पास अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कितना कहते हैं ना कि यादों के रूप में इतनी सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, जब वो गीत के रूप में, और शायद इन सारी चीज़ों को ना गुलजार ही गढ़ सकते हैं, गुलजार ही रच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा शायर, कोई दूसरा गीतकार इतनी खूबसूरती से ये अपनी बात कह सकता है, जहाँ वो कहती है कि एक अकेली छतरी में जब आधे-आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सुखा तुम्हें ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। इस गीत को जब भी सुनिए ना, कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बोल्ड गीत सुन रही हूँ या कुछ ऐसा गीत सुन रही हूँ। जब भी मैं ये गीत सुनती हूँ ना, तो छूता है, कहीं कुछ मन में छूता है, और ऐसा लगता है कि हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि जिन रिश्तों में हम बहुत कुछ देते हैं, हम लड़कियां जो बहुत सारी चीज़ें अपना लगाते हैं, और जब चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं होती ना, तो आप एक कहते हैं कि एक नाराज़गी के साथ वो लिस्ट भेजते हैं, और वो सही मायने में नाराज़गी भी नहीं होती है। वो एक कहते हैं कि आप याद दिलाते हैं कि वो स्मृतियां हैं जिनको मैंने ऐसे सहेज के रखा है, तुम इन स्मृतियों से कैसे भाग सकते हो, तुम सच से कैसे भाग सकते हो। और शायद ये वही सामान की लिस्ट है, और एक ऐसी कहते हैं ना कि एक ऐसी प्रेमिका के मन के बनाए गए सामानों की लिस्ट है, जिसे उसने अपने रिश्ते में जो है दिया है, और वो चाहती है कि अगर आपने मेरे कुछ सामान भिजवा दिए हैं, मेरी उपस्थिति को से भी आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ना रहे, तो देखिए इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, ये भी आपके पास है, ये आप मुझे वापस भिजवा दीजिए। और स्त्री को लेके कहते हैं कि इस बेधड़की के साथ, इस ईमानदारी के साथ अपनी बातें कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुलजार कहलवाते हैं। और कहीं भी ये आपको वल्गर जैसा कुछ नहीं लगता है, आपको ये नहीं लगता कि ये बड़े असामान्य सी बात है, आपको सब कुछ सहज लगता है। और ये फिल्म और भी खूबसूरत होती है रेखा की परिपक्वता जब आप देखते हैं। मुझे बार-बार वो सीन याद आता है, जब रेखा ये बात कहती है कि माया हमसे अलग होके भी हमसे अलग कहाँ है, वो तो हर रोज़ हमारे बीच में है। कितना कहते हैं ना कि वो किस तरीके का सामंजस्य है, किस तरीके की सोच है कि आप अपने पति की प्रेमिका की जो बात है, उसको भी इतनी कहते हैं कि इतनी खूबसूरती के साथ उसको एक्सेप्ट करती हैं, और समय का जो सच है ना, उससे भागती नहीं हैं। क्योंकि हम जो लड़कियाँ हैं ना, आज भी ऐसा होता है कि
समय कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता है ना जो हमारे अनुरूप नहीं होता है, हमारी सोच के अनुरूप नहीं होता है। हमने सोचा कुछ और है और कुछ चीज़ें हमारे सामने एकदम अलग आती हैं और उस सच को हम स्वीकार नहीं पाते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में रेखा के चरित्र के माध्यम से गुलजार ने एक ऐसी स्त्री को गढ़ा है जो उस समय के सच को स्वीकारती है और सिर्फ स्वीकारती ही नहीं है, वो सपोर्ट भी करती है। लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं कि रेखा घर छोड़ के चली जाती हैं और अपना जीवन वो पंचगनी में एक शिक्षिका के रूप में अपना जीवन शुरू करती हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इंदर यानी नसीरुद्दीन शाह जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और उनको उनकी देखभाल करने के लिए माया आती हैं और बाद में फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि माया आत्महत्या कर लेती है। अब देखिए, ये जो अंत है ये हो सकता है कि इससे हमारी सहमति ना हो या हम ये भी सोच सकते हैं कि गुलजार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन सामान्य जीवन में ये चीज़ें होती हैं। रेखा के चले जाने के बाद या पत्नी के चले जाने के बाद किस तरीके से इंदर कोशिश करते हैं माया को समझने की। माया को भी लगता है कि शायद अपने उस खोए रिश्ते को पाने का, उसको संवारने का, उन जो तार टूट गए हैं उनको जोड़ने का एक अच्छा मौका है और मैं जोड़ सकती हूँ। लेकिन कहते हैं कि सच सबसे बलवान होता है और सच इस तरीके से आता है कि बाद में वो चीज़ें उनके अनुरूप नहीं हो पाती हैं और माया को अलग होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि सुधा भी अलग हो जाती है। और फिल्म का जो अंतिम दृश्य है, अगर आपने देखा है कि स्टेशन पे जब शशि कपूर की अचानक से एंट्री होती है और तब पता चलता है कि रेखा ने भी दूसरी शादी कर ली है। और अंतिम जो दृश्य है कि इंदर जब उससे अपने काम के लिए जो चीज़ें उन्होंने की हैं उसके लिए माफ़ी मांगते हैं रेखा से, रेखा बिना कुछ कहे उनके पैर छूती हैं। मुझे लगता है कि ये शायद इजाज़त है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने काम के लिए, अपनी बीती चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहा है और हम उसका शायद सम्मान कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है वो अब यहाँ से अलग होती है। ये कोई ऐसे मोड़ थे जहाँ पे हम एक थे, एक होके हम अपनी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें अलग हो रही हैं। तो इस नज़रिए से भी अगर हम देखें तो ये एक स्त्री का जो मन है, स्त्री का जो मनोविज्ञान है और जो चीज़ें हैं, उनको गुलजार ने बहुत खूबसूरती के साथ इस फ़िल्म में उकेरा है। अलावा गुलजार की फ़िल्में मौसम है, अंगूर है, बहुत सी लगभग 21 फ़िल्में उन्होंने निर्देशित की हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हम ले सकते हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है और मेरी भी अपनी समझ की जो सीमा है, जो थोड़ा बहुत मैं समझ सकी हूँ। इन 2 फ़िल्मों को लेके मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बातचीत करूँ, लेकिन मैं बार-बार ये कहूँगी कि गुलजार के जो गीत हैं, गुलजार की जो शायरी है, गुलजार की जो कविता है या गुलजार की जो फ़िल्में हैं ना, वो एक अलग ही दुनिया में आपको लेके जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी दुनिया की बात कोई रचनाकार करता है। जो हम निर्माण की बात करते हैं ना कि अगर हम रचना चाहें कुछ तो शायद इस तरीके की बात हो। और समानांतर सिनेमा में जब उनके साथ ऋषिकेश मुखर्जी भी थे और बहुत सारी फिल्में इस तरीके से बन रही थी, उस दौर में भी ऐसी फिल्में बनाना, और ये फिल्में आज भी जीवित हैं। गुलजार शायद इसी कारण है ना कि 50 साल से ज़्यादा वो टिके हुए हैं। और सिर्फ टिके ही नहीं, अगर मैं कहूँ तो गुलजार सबके चहेते हैं। गुलजार बच्चों के भी हैं, गुलजार बुजुर्गों के भी हैं, गुलजार हम युवाओं के भी हैं, गुलजार सभी के हैं। अगर आप देखिए, अगर आपने इश्किया फ़िल्म देखी है तो इश्किया फ़िल्म का कितना बेहतरीन वो गीत है कि उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटती नहीं, डर लगता है तन्हा जीने में जी, दिल तो बच्चा है जी। अब बच्चा है वाली जो बात है ना, ये शायद हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है। और ये गीत लिख के ना गुलजार शायद लगता है कि उन लोगों के भी मन में अपनी जगह बना ली है जिनको हम कभी कहते हैं कि अब आप तो आउटडेटेड हो गए हैं, अरे अब आपका समय कहाँ है। उनके लिए भी जगह बनाई और उनको भी दिलासा देते हैं कि आपके भी मन की जो बात है ना वो कही जा सकती है या सुनी जा सकती है। या गुलजार बच्चों के हैं, गुलजार बोस्की का पंचतंत्र लिखते हैं। बोस्की यानी उनकी बेटी का नाम है मेघना गुलजार जो है, उनके लिए वो पंचतंत्र लिखते हैं। या फिर गुलजार ने किताब, एक फिल्म बनाई है जो बच्चों के मनोविज्ञान को लेके बनाई गई एक बेहतरीन फिल्म है। इनको जब हम देखते हैं तब भी हमको ये लगता है कि गुलजार बच्चों के भी हैं। और जब अगर आपने मासूम फिल्म देखी है और रिश्तों को समझने का एक कहते हैं कि रिश्तों की जो एक संवेदना है या रिश्तों की एक जो कहते हैं ना कि कसक है, या जो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और वो बेहद खूबसूरत गीत है जो तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं।
तो मुझे लगता है कि आज का जो समय है ना, जो हम कहते हैं कि बाजार में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, हम सब मनुष्य से मशीन के भी रूप में काफ़ी हद तक बदल गए हैं। ऐसे दौर में गुलजार को पढ़ना, गुलजार को सुनना, गुलजार की फ़िल्में देखना आपको एक संतोष मिलता है और लगता है कि एक ऐसी भी दुनिया हम रच सकते हैं, गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस बातचीत के लिए और जो भी मैं कहना चाहती थी, मेरी थोड़ी बहुत जो समझ है और इतनी मेरी जो समझ बनी है उसके पीछे का कारण ये मैं बहुत सच्चाई से कह रही हूँ कि जब मैं पत्रकारिता में एमए कर रही थी तो एक सेमेस्टर में मुझे डिसर्टेशन करना था। तो गुलजार के गीतों को लेके, उनके चयनित 25 गीतों को लेके मैंने अपना डिसर्टेशन लिखा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मैं छात्रा रही इसके पहले। तो थोड़ी बहुत मेरी समझ बनी और अभी पीएचडी में भी मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिसमें उनके फिल्मों और बहुत सारी चीज़ों को लेके अपना काम करना चाहती हूँ। लेकिन ये यात्रा अभी शुरू हुई है, तो हो सकता है कि बहुत तथ्यात्मक ना रहा हो या बहुत बातें आपको ना अच्छी लगी हों, लेकिन शायद कुछ एक बात जो होगी अगर आपके दिल तक पहुंचती है, आपको लगता है कि बात मेरे दिल से निकली है, तो शायद ये जो इस तरीके का आयोजन है और जो मुझे समय मिला है, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने इसके साथ न्याय किया है। और अगर मैं देखूं कि इधर कुछ सवाल मुझे मिलते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना जवाब दे पाऊँ, और अगर ऐसा नहीं है तो प्यार के ही शब्दों में मौसम को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मौसम की इजाज़त के बिना गुलजार पे बात करना बहुत मुश्किल था और मौसम ने मेरा साथ दिया, मेरी बात आप लोगों तक पहुंची। इसके लिए मौसम का भी धन्यवाद, साहित्य संवाद मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, नितेश जी का धन्यवाद, सुजीत सर का धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को सुना और मुझे साहस मिला और ये कार्यक्रम थोड़ा जीवंत रहा। इन सब के इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी, लेकिन गुलजार के ही शब्दों में कि जब भी हम गुलजार को देखते हैं, जब भी हम गुलजार की कविता पढ़ते हैं, जब भी हम गुलजार के गीत सुनते हैं, पूरा गुलजार का जो व्यक्तित्व है ना, जब भी हम देखते हैं तो मुझे एक ही पंक्ति मेरे जहन में आती है, वो है कि मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। यानी रिश्तों का ये जो ताना बाना है ना, इसको लेके जो एक चादर बनाते हैं गुलजार, वो किसी और के बश की बात नहीं है। और शायद यही कारण है कि गुलजार हमेशा रहेंगे, हर दौर में प्रासंगिक रहेंगे, गुलजार हर किसी के रहेंगे और उन पे ऐसे ही बातचीत होती रहेगी। तो कल के आयोजन के लिए नितेश जी को अग्रिम शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरी बात सुनी और मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।